तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल को। ठीक है, त्रिभुज को। तो इसके प्रश्नावली 6 के इंट्रोडक्शन को देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज के बारे में भी क्या पढ़ना है, आपको समरूप पढ़ना है। समरूपता के बारे में। समरूप को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में सिमिलर कहते हैं। ठीक है, तो क्लास 9 में आपने पढ़ा सर्वांग सम, और यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, समरूप। ठीक है, दो आकृतियां आपकी सर्वांग सम कब होती हैं और दो आकृतियां आपकी समरूप कब होती हैं, इसी बात पे हम बात करेंगे। क्यों हमें इस चैप्टर में केवल पढ़ना है समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि हम बात कर लेते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा था समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों में क्या होता था, आपको क्या चाहिए होता था, दो आकृतियां कब समरूप होती हैं, जब समान आकृति हो। ठीक है, आकृति कैसी हो, समान हो, और समान क्या हो, अमाप, मतलब साइज। ठीक है, अमाप लिखते हैं इसको, साइज को। तो अमाप से मतलब है साइज, मतलब साइज का मीनिंग हो गया आपका एरिया से। ठीक है, दो फिगर, ठीक है, आकृतियों को फिगर कहते हैं। तो जो भी दो आकृतियां होती हैं, आपकी दो आकृतियां होती हैं, वो सर्वांग सम कब होती हैं, जब वो कैसी हो, उनकी आकृतियां समान हो। ठीक है, और उनकी साइज भी क्या हो, समान हो। तभी वो आकृतियां क्या कहलाती हैं, आपकी सर्वांग सम कहलाती हैं। जैसे देखते हैं कि मान लीजिए ये आपका आयत है, और दूसरी भी क्या हो, आयत हो। ठीक है, और इसका मान लीजिए इसका जो एरिया है, इसका एरिया है आपका 2 मीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया 2 मीटर स्क्वायर। तो देखिए, ये कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। समान आकृति मतलब दोनों आयत हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, आपके आयत हैं, दोनों ही आयत हैं। और दोनों का क्षेत्रफल, एरिया, एरिया को ए से लिखते हैं। ठीक है, दोनों के एरिया आपके कितने हैं, 2 मीटर स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर, इसलिए ये दोनों आकृतियां कैसी हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी। ठीक है, यही हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब हमें यहाँ पे समरूपता में देखना है कि समरूप कैसे कहेंगे। समरूपता में क्या होता है, समान तो आकृतियां हो, क्या हो, समान आकृति हो, आकृति तो समान हो। ठीक है, लेकिन अमाप की मतलब साइज की। ठीक है, अमाप की, अमाप, लेकिन अमाप समान होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी बराबर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आकृतियां क्या होनी चाहिए, आकृतियां आपकी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर उनका एरिया मतलब साइज, ये साइज है, अमाप जो है साइज है, अगर ये साइज भी बराबर है उनका, तब भी वो क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। जैसे कि जैसे ये मैंने बनाया, आयत बनाया, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, आयत होना चाहिए। मैंने अगर इधर सर्किल बनाया तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसका एरिया इसके बराबर हो। मान लो इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या ये समरूप नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। आकृतियां सेम होनी चाहिए, ये आयत है तो ये भी आयत है, दोनों आयत हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्षेत्रफल इनके मतलब साइज इनका बराबर हो या ना हो, सेम सर्कल पे यही बात चलती है। अब एक बात और देखते हैं, क्या इस बात से हमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं, जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं, वो आकृतियां क्या समरूप हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। यही बात यहाँ से हमें कंक्लूड करना है, निकालना है। देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल मतलब उसका साइज बराबर होना जरूरी है सर्वांग सम होने के लिए, लेकिन यहाँ पे सर्वा समरूप होने के लिए उसका क्षेत्रफल या फिर उसका साइज बराबर होना जरूरी नहीं है। लेकिन कैसी हो, समान आकृति हो, ये भी समान आकृति होना चाहिए सर्वांग सम। तो यहाँ तो समान आकृति है ही,
जो समान आकृति वाली चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी समरूप होती हैं। तो इसलिए हम जो इतनी भी आपकी सर्वांग सम आकृतियां हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। लेकिन समरूप वालों में आपका एरिया बराबर होने की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जरूरी नहीं है कि हो बराबर, हो भी सकता है बराबर, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, समान शेप होनी चाहिए। आकृति को शेप कहते हैं। ठीक है, समान क्या होनी चाहिए, शेप होनी चाहिए। ठीक है, सेम शेप होनी चाहिए, तभी आप उसको समरूप कह सकते हैं। अब जब आप समरूप कह सकते हैं उसे, तो आप उसको सर्वांग सम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे एरिया बराबर हो भी सकता है, मतलब साइज बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों ही बातें हैं। अगर बराबर नहीं है आपका साइज तो हम उसको सर्वांग सम नहीं कह सकते। अगर साइज बराबर है तभी हम उसको सर्वांग सम कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमें सर्वांग सम नहीं पढ़ना, हमें समरूप पढ़ना है। तो ये इसी से रिलेट करके आपको ये बताया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा इस बात पे कि सर्वांग सम कौन होते हैं और समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं। तो याद रखेंगे क्या होना चाहिए सर्वांग सम होने के लिए, आपको सेम शेप होनी चाहिए, सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। ठीक है, और समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, समरूप होने के लिए केवल केवल सेम शेप होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शेप जो है सेम होना चाहिए। अगर वो आपका त्रिभुज है तो वो त्रिभुज होना चाहिए, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज होना चाहिए। ठीक है, वर्ग है तो वो वर्ग होना चाहिए, तभी आप उसको समरूप कह सकते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट कि समरूप बहुभुज के नियम। अगर कोई भी दो आकृतियां आपकी समरूप हैं तो वो कैसे हम बता सकें कि कैसे समरूप होती हैं। वो देखने के आधार पे आप उनको समरूप नहीं कह सकते। पहले हम बात कर लेते हैं बहुभुज क्या होता है। देखिए, बहुभुज, बहु मतलब बहुत सारी, भुज मतलब भुजाएं। तो क्या होती है परिभाषा, और तीन या तीन से, तीन या तीन से, या कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तीन या तीन से अधिक भुजा वाली आकृति। ठीक है ना, बहुभुज क्या होते हैं, जिसमें तीन भुजाएं हों या तीन से ज्यादा हों, वो बहुभुज कहलाते हैं। जैसे आपका त्रिभुज हो गए, फिर चतुर्भुज हो गए। ठीक है, ऐसे ही आपका आ, ये पेंटागन हो गया। ठीक है, पंचबहुभुज हो गया। ठीक है, पंचबहुभुज हो गया। इस तरीके की आकृतियां क्या होती हैं, ये षष्ठ बहुभुज है। पंचबहुभुज आपका ऐसा होता है। ठीक है, ये आपकी बहुभुज वाली आकृतियां हैं। तो हम इन सारी आकृतियों को समरूप कब कहेंगे, तब कहेंगे जब इनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं की लंबाई अनुपातिक हो। दो बातें, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर, और उनकी संगत भुजाओं की जो लंबाइयां हैं, ठीक है, संगत भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो कैसी हो, अनुपातिक हो। कैसे देखते हैं, हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए, दो त्रिभुज ले लिए हमने, एक ये और एक आपका ये ले लिया। इन दोनों त्रिभुजों को देखने के आधार पे आप समरूप नहीं कह सकते। कब कहेंगे आप इनको समरूप, जब इनके संगत कोण क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, और इनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां अनुपातिक हो जाएं, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए। तो देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ए बी सी, और ये वाला पी क्यू आर हो गया, और ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री, और ये आपका 70 डिग्री, और ये आपका 50। इधर मान लीजिए 50 हो गया, ये 70 हो गया ये, और इसे मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो देखिए, अब इसमें इसकी भुजाओं का अनुपात लेते हैं, तो बाद में निकालेंगे आपका अनुपात, बताते हैं, पहले कोण देख लीजिए।
कोण देखिए कौन सा कोण, किसी एक पेयर बना लीजिए आप कोण का, कोई भी किसी के इक्वल कर लीजिए जो इसके इक्वल दिख रहा हो, आपको बराबर दिख रहा हो। ए वाला कोण आर के इक्वल है, तो देखिए ए वाला कोण आर की इक्वल है, ए एंगल आर की इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अब संगत कोण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, संगत कोण। तो देखते हैं ए के संगत, ए का जो कोण है वो आर के बराबर हो गया, तो ए का संगत कोण कौन सा होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो इधर भी आप उसी कोण का घड़ी की दिशा में चलेंगे। आपने एक कोण बराबर कर लेना है, कर लिया एक कोण बराबर। अब उसके बाद में उसी कोण से आपको या तो क्लॉकवाइज चलना है या चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप मान लीजिए क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ए का क्लॉकवाइज कौन सा आया, सी वाला एंगल आया, ठीक है, कौन सा आया, सी वाला एंगल आया। तो अभी आपने आर की इक्वल किया, तो देखिए कौन सा एंगल आया, आर का क्लॉकवाइज क्यू है। तो देखिए दोनों की वैल्यू बराबर है, हाँ जी बराबर है। तो क्या लिखेंगे आप, कोण सी बराबर कोण क्यू, ठीक है ना। ऐसे ही आप सी के क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आप क्लॉकवाइज ही चलेंगे, अगर चले हैं तो एंटी क्लॉक चलें तो एंटी क्लॉक चल सकते हैं, ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक। अब यहाँ से क्यू का क्लॉकवाइज कौन सा है, पी वाला एंगल है। तो देखिए इधर से सी का क्लॉकवाइज क्या मिला, बी मिला, तो एंगल बी हो गया। और इधर से क्यू का क्लॉकवाइज कौन मिला, पी। तो ध्यान से देखिए दोनों की वैल्यू बराबर है, बी भी 50 है और पी वाला एंगल भी आपका कितना है, 50 है, ठीक है, दोनों एंगल आपके बराबर हैं। तो इस तरीके से हम संगत कोण निकालते हैं। अब बात करते हैं संगत भुजाओं की लंबाइयाँ, ठीक है, समान अनुपात में हो, अनुपातिक का मतलब समान अनुपात में हो। तो मान लीजिए आपकी ये वाली भुजा 2 है, एसी वाली 2 है, एसी वाली 2 है, और ये 4 हो गई, ठीक। और ये आपकी 6 हो गई, ये आपकी 12 हो गई, और ये आपकी 3 हो गई, और ये आपकी 6 हो गई। तो देखिए अब आप अनुपात निकालेंगे। अगर आपने एसी वाली भुजा का अनुपात किसके साथ लिया है, क्यू आर के साथ में, तो देखिए एसी का अनुपात क्यू आर के साथ में लिया है, तो कितना हो जाएगा, एसी बटे क्यू आर, कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। ऐसे ही दूसरे का निकालिए। अब इस वाली भुजा के संगत लिखा हुआ है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, ये आप पे डिपेंड है। मान लीजिए क्लॉकवाइज चलते हैं, तो एसी के क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन आएगा, सी भी आएगा, ठीक है, सी भी आया। अब क्यू आर वाली भुजा ली थी आपने, इसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सी आएगी, पी क्यू आएगी, ठीक है, पी क्यू। तो सी भी कितना है आपका 6, और पी क्यू कितना है 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2। और अब तीसरी भुजा का अनुपात लेते हैं, तीसरी भुजा कौन सी आएगी, सी बी के बाद में आपका क्लॉकवाइज किधर आएगा, ये वाला ए बी, ए बी का अनुपात किसके साथ जाएगा, आपका पी आर के साथ में, क्योंकि पी क्यू का क्लॉकवाइज ये है, ठीक है, पी क्यू क्लॉकवाइज पी आर है। तो आपका ए बी कितना है 3, और पी आर कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/2। तो ध्यान से देखिए तीनों अनुपात आपके क्या आ गए, बराबर आ गए। अब जब तीनों अनुपात बराबर आ गए आपके, तो आप क्या लिख सकते हैं कि ए सी बटे क्यू आर बराबर सी बी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे पी आर। तो यही बात वो बोलना चाह रहे हैं कि उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां अनुपातिक हो। तो आपने लिख दिया संगत भुजाएं क्या है, देखिए समान अनुपात में है, इसका मतलब यही है कि उनकी जो लंबाइयां हैं वो कैसी हो, समान अनुपात में हो। तो आपने इस बात को लिख दिया कि वो समान अनुपात में है। इस तरीके से हम इनकी संगत भुजाएं या संगत कोणों को देखते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब कोण अगर हमें बराबर करने हैं तो एक कोण आप बराबर करके देख लीजिए, एक वैल्यू अगर बराबर हो गई है उसके फिर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। वैसे ही भुजाओं के साथ में
एक भुजा का अनुपात दूसरी भुजा के साथ में फिक्स कर लीजिए किसी एक का। ठीक है, उसके बाद उससे क्लॉकवाइज चलिए और दूसरे में भी उससे क्लॉकवाइज चलिए। आपकी जो अनुपात आएंगे भुजाओं के वो बराबर आ जाने चाहिए। तब ये दोनों बातें अगर आपकी सिद्ध हो जाती हैं, दोनों बातें अगर आपकी प्रूव हो जाती हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है क्या है, समरूप है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लिखने का भी इसमें ऑर्डर मैटर करता है, कैसे लिखा जाएगा। आप इसको ए बी सी नहीं बोल लिख सकते, ठीक है। आपको क्या लिखना है, त्रिभुज ए सी बी, वांग सम का चिन्ह था, समरूप का चिन्ह ये वाला है आपका, ठीक है। इस तरीके से समरूप का चिन्ह लगाते हैं। किसके साथ हुआ है, यहाँ से लिख लीजिए आप, ए सी बी और फिर आर क्यू पी, आर क्यू पी। इससे ये पता चलता है कि ए वाला एंगल आर के बराबर है, सी वाला क्यू के बराबर है, बी वाला पी के बराबर है। अगर आप इसको सीधा करके लिखना चाहते हैं फिर भी आपको ऑर्डर सही से लिखना पड़ेगा, ए बी सी। अब आप ध्यान से देखिए, समरूप करते हैं त्रिभुज दूसरे के साथ में, नाम चेंज करना चाहते हैं, ए बी सी लिखना चाहते हैं, तो ए वाला कोण किसके बराबर है, ए वाला कोण आपका बराबर है आर के, बी वाला किसके बराबर है आपका पी के, और सी वाला क्यू के। तब भी आपका नाम ये आएगा। अगर आप पी क्यू आर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको बड़ा ध्यान से रखना है, ठीक। और इसका अनुपात भी इसी से निकल आएगा, ध्यान से देखिए, ए बी का अनुपात पी आर के साथ मिल गया, ये रहा ए बी का अनुपात पी आर के साथ, बी सी का अनुपात पी क्यू के साथ, बी सी का अनुपात पी क्यू के साथ, और ए सी का अनुपात, ए सी का अनुपात आर क्यू के साथ। देखिए, ए सी का अनुपात आर क्यू के साथ में, ये ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए ध्यान से इसका नाम लिखेंगे। दूसरी शेप देखते हैं, कोई सी लेते हैं चतुर्भुज को। तो ये दो आपके चतुर्भुज बने हुए, ठीक है, ये आपका बहुभुज में ही आ गया। तो देखिए, ये दोनों शेपों को देखने के बाद में, इन दोनों आकृतियों को देखने के बाद में, क्या आप इन्हें समरूप कह सकते हैं, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। देखने के बाद में हम इसको समरूप नहीं कह सकते, जब तक कि हमें क्या नहीं करना होगा, इसमें दो बातें नहीं चेक करनी होंगी। कौन से, संगत कोण, कौन सी पहली बात है, संगत कोण, ठीक है, बराबर हो। दूसरी बात, संगत भुजाएं क्या हो, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, संगत भुजाएं समान अनुपात हो, ठीक है। ये दो बातें चेक करने के बाद ही आप इसको बोल सकते हैं कि ये समरूप है, वरना उससे पहले आप इसको समरूप नहीं बोल सकते। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। पहली बात चेक करते हैं कि संगत कोण, ठीक है, क्या हो, पहली बात संगत कोण बराबर हो। तो देखिए कैसे पता करेंगे संगत कोण इसमें बराबर है। कोई भी एक एंगल आप किसी भी दूसरे एंगल के, दूसरी फिगर में, दूसरी शेप में आप इसको बराबर कर लीजिए, मैच कर लीजिए इसको। ये 120 है, चाहे इसके साथ मैच कर लीजिए, चाहे इसके साथ मैच कर लीजिए, ठीक है, आपकी इच्छा है। तो मान लीजिए ए एंगल मैंने पी के इक्वल कर दिया, ए एंगल पी के बराबर कर दिया। आप ध्यान से देखिए, ए का क्लॉकवाइज चलना है आपको या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, दो ही रूल है। आप क्लॉकवाइज चलिए, घड़ी की दिशा में चलिए। तो ए का क्लॉकवाइज कौन है, बी। तो पी का क्लॉकवाइज कौन है, क्यू। बिल्कुल देखना है आपको। तो ए का क्लॉकवाइज बी आ गया, वो बराबर है पी के क्लॉकवाइज के क्यू के, ठीक है। देखिए क्यू और बी की वैल्यू बराबर है, इसलिए बराबर लिख दिया। तीसरा आप चेक करेंगे, ठीक है, आप तीसरा चेक करेंगे, बी का क्लॉकवाइज कौन है, सी है, ठीक है, और क्यू का क्लॉकवाइज कौन है, आर है, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू बराबर, देखिए 120 120। अब आर का क्लॉकवाइज चेक करेंगे, कौन आया, एस आया, ठीक है, आर का क्लॉकवाइज एस आया, वो किसके बराबर है, सी का क्लॉकवाइज कौन है, डी, ठीक है, कोण डी। ये चारों कोण हमारे बराबर आ गए। अब आप दूसरी बात चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, भुजाओं का अनुपात क्या हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। दूसरा रूल क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो,
ठीक है, तो कैसे पता करेंगे देखिए, आप कोई भी एक भुजा का अनुपात किसी के साथ सेट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए ए बी का अनुपात अगर इसके साथ हो रहा है पी क्यू के साथ, तो वो सेट कर लीजिए, नहीं हो रहा है किसी और के साथ हो रहा है चेक कर लीजिए, इसके साथ हो रहा है इसके साथ ले लीजिए। तो देखिए ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ ले लीजिए, तो देखिए कितना होगा, ए बी कितना है 3, पी क्यू कितना है 6, तो कितना हो गया 1/2। ठीक है, फिर अब इसके क्लॉकवाइज ही चलिए, ए बी की भुजा के क्लॉकवाइज ए बी ले लिए, ए बी का इसके साथ सेट कर लिए, ए बी के क्लॉकवाइज कौन सी भुजा है बी सी, तो पी क्यू के क्लॉकवाइज कौन सी है क्यू आर। तो देखिए बी सी बटे क्यू आर चेक करेंगे आप, तो बी सी कितना है 4, क्यू आर कितना है 8, तो अनुपात कितना आया 1/2। ठीक है, अब चेक करेंगे आप देखिए बी सी का क्लॉकवाइज कौन सा है, ये बी सी है, बी सी का क्लॉकवाइज कौन सा डी सी, ठीक है सी डी, सी डी, और क्यू आर का क्लॉकवाइज कौन है आर एस, ठीक है कौन है आर एस। इसका अनुपात ले लीजिए कितना आया 2/4। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, अभी 2/4, तो ये कितना हो गया आपका 1/2। एक अनुपात और रह गया है, देखते हैं। देखिए सी डी का क्लॉकवाइज कौन है ए डी, निकाल लीजिए ए डी है, और आर एस के क्लॉकवाइज कौन है एस पी या पी एस, जो आप लिखना चाहें लिख लीजिए। इसका निकालिए कितना हो जाएगा, ए डी कितना 5 और पी एस कितना 10, तो ये कितना आ गया 1/2। तो ध्यान से देखिए सभी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात क्या आया है, बराबर आया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी डी बटे आर एस बराबर ए डी बटे पी एस। तो ये आपकी टोटल सारी बातें, दोनों बातें कौन कौन सी, संगत कोण बराबर हो गए संगत कोण, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो वो भी कर दिया आपने, ये वाला संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर कर दिया। तो आप बोल सकते हैं अतः चतुर्भुज जो भी है आपका, ठीक है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जो भी है, चतुर्भुज कौन सा ए बी सी डी समरूप हो गया, समरूप का चिन्ह ये है, समरूप हो गया किसके साथ में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के साथ। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपकी आकृतियां क्या हैं, समरूप हैं, जब आप ये दोनों चीजें चेक कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज को और उसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं।